तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। काफी टाइम से मैं 50,000 रुपीज से ऊपर वाले सेगमेंट के फोन्स कवर कर रहा था चैनल पे। अब रिसेंटली 22 अप्रैल को मोटोरोला लॉन्च करता है मोटो एज 60 प्रो का सक्सेसर मोटो एज 70 प्रो। काफी लाइमलाइट मिल रही है इस फोन को, काफी हाइप क्रिएट हो गई है और उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि 40,000 के अंडर इसमें जो कैमरा सेटअप दिया है वो ऑन पेपर ना काफी इंप्रेसिव है। 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 710 1/1.56 इंच का लार्ज सेंसर यूज किया है और जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। और नॉर्मली ब्रांड्स लाइक वीवो को देख ले अगर, तो वीवो V70 FE रिसेंटली लॉन्च हुआ था। मैंने सोचा कैमरा सैंपल्स को ओवरऑल फोन को कंपेयर करके भी देख लेंगे क्योंकि वीवो V70 FE भी सेम सेगमेंट का फोन है। नॉर्मली ब्रांड्स इस सेगमेंट में जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देते हैं वो काफी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। जैसे वीवो में 8 मेगापिक्सल का है, बट आप सिर्फ 8 मेगापिक्सल को देख के जज मत करो। वीवो में जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो 1/4 इंच का छोटा सा सेंसर है। मोटोरोला में 50 मेगापिक्सल का एक प्रॉपर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है जिसका सेंसर साइज काफी डिसेंट है कंसीडरिंग द प्राइस। 1/2.76 इंच का सेंसर है। इससे काफी एक्सपेंसिव फोन्स जो आते हैं 60-70,000 रुपीज में, उसमें भी सेंसर साइज इतना ही होता है जितना मोटो एज 70 प्रो में है। तो डिटेल में कैमरा सैंपल्स भी कंपेयर करके बताऊंगा और ओवरऑल इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, किस फोन की डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप जैसे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए रेकमेंड किया जा सकता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं कैमरा सैंपल से। सबसे पहले लो लाइट के सैंपल्स देखते हैं क्योंकि वहां थोड़ा ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला, देन डे लाइट पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। नाइट मोड अनेबल करने के बाद दोनों फोन से ही इमेज कैप्चर करी है। देखो गाइस, दोनों फोन का जो प्राइमरी सेंसर है ना, उसका सेंसर साइज काफी डिसेंट है, मतलब लार्ज है। तो दोनों इमेजेस में ना एज सच नॉइस नहीं है, बट कलर साइंस में मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके पीछे एक रीजन ये भी है, मोटोरोला में ना एक मल्टी स्पेक्ट्रल 3-in-1 सेंसर यूज किया है। आप क्लियरली देखो, अगर मैं जूम करके भी दिखाऊं, वीवो की इमेज में ना फेस पे देखो काफी ओवर वाइटनिंग है। मोटो एज 70 प्रो में स्किन टोन्स एकदम क्लोज टू रियलिटी, एकदम नेचुरल स्किन टोन्स मेंटेन्ड है। इसके अलावा अगर हम बैकग्राउंड को भी देखें तो बैकग्राउंड में कार की तरफ, फ्लोर की तरफ क्लियरली मोटो एज 70 प्रो कलर्स को ज्यादा नेचुरली मेंटेन कर पा रहा है। और यहाँ पे काम आता है इसका ये मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर, बिकॉज इसका काम ही यही है, डे लाइट हो या लो लाइट हो, एम्बिएंट लाइट के बेसिस पे ये वाइट बैलेंस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है और नेचुरल कलर्स इमेज में मिलते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अंडर 40,000 मोटोरोला मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर देगा ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। नॉर्मली 90,000 से 1 लाख के बीच जो फोन्स आते हैं वहां पे देखने को मिलता है मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर। इवन अगर मैं जूम करके दिखाऊं, वीवो V70 FE की इमेज में फॉर सम रीजन इतनी ज्यादा ओवर शार्पनिंग है और डिटेल्स भी मिसिंग है, वेयरएज मोटोरोला की इमेज में सफिशिएंट डिटेल्स के साथ ओवरऑल एक काफी बैलेंस्ड इमेज निकल के आई है। इसके पीछे ना मुझे एक रीजन ये भी लग रहा है कि दोनों फोन्स में ये सेंसर साइज सेम होने के बाद भी इमेज क्वालिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस इसलिए आ रहा है। वीवो में जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है वो सैमसंग HP5 एक बहुत पुराना आउटडेटेड सेंसर है। मोटोरोला में सोनी LYT 710 का यूज हुआ है और इस सैंपल में तो क्लियरली मोटोरोला ने मतलब किल कर दिया। बहुत ही डिफिकल्ट लाइटिंग थी। मैंने दोनों फोन के कैमरास को पुश करने के लिए स्पेशली ये इमेज लो लाइट में कैप्चर करी, बिकॉज यहाँ पे 2 ह्यूमन सब्जेक्ट है और जो राइट साइड पे सब्जेक्ट है वहां पे कॉर्नर से वार्म कलर की लाइट उसके डायरेक्टली फेस पे हिट कर रही है और जो दूसरा फ्रेंड है, जो दूसरा सब्जेक्ट है, वो शैडोड एरियाज में बैठा था, उसके फेस पे क्लियरली शैडो आ रही है। अब वीवो ने क्या करा, जो राइट साइड पे सब्जेक्ट बैठा है वहां पे उसका फेस क्लियरली ओवर एक्सपोज भी हो रहा है और बहुत ज्यादा ओवर वाइटनिंग भी देखने को मिल रही है। अगेन इमेज में ओवर शार्पनिंग है। वेयरएज मोटोरोला में एक प्रॉपर वार्म टोन राइट साइड के सब्जेक्ट पे मेंटेन्ड है और बिल्कुल भी सब्जेक्ट ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। एक्सपोजर एंड हाईलाइट मैनेजमेंट मोटोरोला में बहुत अच्छा देखने को मिला। इवन सेकंड सब्जेक्ट जो शैडोड एरियाज में बैठा है वहां पे भी मोटोरोला ने क्लियरली देख सकते हो कितना नाइसली हाईलाइट्स को मेंटेन करते हुए शैडोज को अपलिफ्ट करा है कंपेयर टू वीवो जिसमें सिर्फ ओवर शार्पनिंग है। वेल, इस सैंपल शॉट में भी काफी सारी लाइट्स है फ्रेम के अंदर, मतलब बिल्डिंग में भी बहुत लाइट्स हैं और कुछ लाइट्स फ्लोर पे रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं। अब जो लाइट्स फ्लोर पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो क्लियरली वीवो V70 FE में ओवर एक्सपोज हो रही हैं एंड जो फ्लोर का टेक्सचर है वो भी अच्छे से वीवो मेंटेन नहीं कर पा रहा। मोटोरोला का एक्सपोजर और हाईलाइट मैनेजमेंट इतना कमाल का है कि जो फ्लोर पर लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही है ना तो वो ओवर एक्सपोज हो रही है, जिस वजह से फ्लोर का टेक्सचर भी वेल मेंटेन्ड है और मोटोरोला की इमेज में डिटेल्स भी स्लाइटली बेटर देखने को मिली है कंपेयर टू वीवो। लेट्स से मैं इमेज के सबसे डार्क एरियाज में नॉइस चेक करूं, देन यस, बिल्कुल डार्क एरियाज में दोनों इमेजेस में थोड़ी नॉइस जरूर है, बट क्लियरली वीवो की इमेज में नॉइस ज्यादा है
कंपेयर टू मोटरोला। मैंने ये सेम इमेज ना दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी कैप्चर करी और अब तो मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैंने एक्सपेक्ट भी किया था मेजर डिफरेंस, बिकॉज वीवो में जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसका सेंसर साइज ही इतना ज्यादा छोटा है कि इमेज बहुत ज्यादा हेजी आई है और नॉइस से भरी पड़ी है। अगेन मोटरोला में एक्सपोजर मैनेजमेंट, हाईलाइट मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिला, फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा वाइडर है कंपेयर टू वीवो और डिटेल्स भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। सो इसका ये जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है ना, ये एक्चुअली में मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा है। मूव करते हैं डे लाइट के सैंपल शॉट्स में। थोड़े डिस्टेंस से डायनामिक रेंज चेक करनी थी और थोड़ा नॉइस लेवल चेक करना था, ये इमेज कैप्चर करी। सबसे पहले तो वीवो की इमेज में स्काई का कलर बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। वीवो के जो फ्लैगशिप फोन्स आते हैं वहां पे तो जाइस नेचुरल पे आप इमेजेस कैप्चर कर सकते हो, बट इस वीवो के फोन में वो ऑप्शन नहीं दिया, तो कलर्स बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। मोटरोला में काफी नेचुरल है। द बेस्ट पार्ट इज अगर मैं इमेज को काफी ज्यादा जूम करके चेक कर रहा हूं, देन सरप्राइजिंगली गाइस डे लाइट में ना नॉर्मली सभी फोन के कैमरास अच्छी डिटेल्स के साथ और कम नॉइस के साथ अच्छी इमेजेस क्लिक कर लेते हैं। वीवो की इमेज में सरप्राइजिंगली काफी नॉइस है। यहाँ पे शैडोड एरियाज में देखना क्लियरली पता चल रहा है कि नॉइस ज्यादा है। मोटरोला में नॉइस भी काफी कम है और डिटेल्स भी वेल मेंटेन्ड है। इवन डे लाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में मैंने ये ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करी। अगेन ह्यूमन ने ना जो शर्ट पहनी हुई है वो डेनिम सा शेड है। वीवो में कलर्स इतने ओवर सैचुरेटेड और इतने आर्टिफिशियल से हैं कि थोड़ा पर्पल सा शेड हो गया है शर्ट का। मोटरोला में शर्ट का एक्चुअल कलर देखने को मिला। द बेस्ट पार्ट इज अब डायरेक्ट सनलाइट फेस पे, चेस्ट पे हिट कर रही है। अगर मैं जूम करके भी आपको दिखाऊं तो क्लियरली वीवो में हाईलाइट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हाईलाइट्स ब्लोन आउट हो रही हैं। मोटरोला बहुत अच्छे से हाईलाइट्स को मेंटेन कर लेता है और डिटेल्स भी सफिशिएंट है। वीवो क्या करता है, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है बाय कैप्चरिंग ओवर शार्पन्ड इमेजेस। सिर्फ ओवर शार्पनिंग है, डिटेल्स मिसिंग है। इनफैक्ट किसी भी फोन के कैमरा से जब मैं सनलाइट में इमेजेस कैप्चर करता हूं तो मैं थोड़ी सी इमेज में वार्म टोन एक्सपेक्ट करता हूं, जो मोटरोला की इमेज में देखने को मिल रही है। वीवो में ना थोड़ी कूल टोन है जो उतनी नेचुरल नहीं लगती। दोनों फोन्स में टेलीफोटो लेंस नहीं है। मोटरोला ने तो फिर एक बार को मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर दिया जो एक्चुअली में वर्क कर रहा है गाइस। लो लाइट में भी डिफरेंस पता चल रहा था और अब डे लाइट में भी आपके सामने है। मैंने आपको कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट शॉट्स 35 और 50 mm पे दोनों फोन्स की आप प्राइमरी सेंसर से कैप्चर कर सकते हो। ऑब्वियसली टेलीफोटो लेंस नहीं है तो प्राइमरी सेंसर ही यहाँ पे कैप्चर करेगा, लेकिन जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर है मोटरोला का वो क्लियरली कलर साइंस को बहुत ही नेचुरल रखता है। शर्ट का कलर देखो, इसने बिल्कुल एक्यूरेट शर्ट का कलर मेंटेन करा है और स्किन टोन्स भी, वो जो प्रॉपर वार्म टोन हम एक्सपेक्ट करते हैं डे लाइट में, उसके साथ स्किन टोन्स भी क्लियरली मोटरोला की इमेज में बहुत नेचुरल देखने को मिलती है। यस, एज डिटेक्शन मेरे को दोनों फोन्स का अच्छा लगा है, बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल है, सब्जेक्ट फोकस भी ठीक है। इट्स जस्ट ओवरऑल जो कलर साइंस है उस बेसिस पे मैं क्लियरली मोटरोला के पोर्ट्रेट शॉट्स को पिक करूंगा। दो रीजंस ये भी हैं कि जब सनलाइट आ जाती है ना, एकदम से हम सनलाइट में पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हैं, तो वीवो का हाईलाइट मैनेजमेंट बहुत पुअर है कंपेयर टू मोटरोला। मोटरोला देख ही सकते हो बहुत अच्छे से हाईलाइट्स को मेंटेन कर रहा है। चेस्ट पे देख लो, फेस पे देख लो। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो क्लियरली जो डिटेल्स हैं वो भी मोटरोला की इमेजेस में मच बेटर देखने को मिलती हैं। वीवो की इमेजेस में लो लाइट में तो एक बार को कुछ ब्रांड्स हैं थोड़ी सी ओवर शार्पन्ड इमेजेस कैप्चर करते हैं, बट डे लाइट की फोटोज में भी यार इतनी ओवर शार्पनिंग मैंने ऐसी इमेज क्वालिटी वीवो से फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। अब इन दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर से 4K 30 FPS पे वीडियोस तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीवो में एक इशू है, बाद में आता हूँ उस पर। पहले दोनों वीडियोस में कलर कंट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं प्रॉपर डे लाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी सनलाइट भी हिट कर रही है सब्जेक्ट पे, तो क्लियरली मोटो एज 70 प्रो में एक काफी अच्छी वार्म टोन देखने को मिल रही है। कलर्स ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा नेचुरल देखने को मिल रहे हैं। अब वीवो में जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था, 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करना एक बात है, बट अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच नहीं कर सकते आप वीवो से। वेयरएज मोटो H70 प्रो में 4K 30 FPS के साथ साथ 4K 60 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे भी स्विच कर सकते हैं। बात आती है जब फ्रंट कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करने की, तो वीवो में 4K 30 FPS का ऑप्शन है, मोटरोला में भी है, बट मोटो H70 प्रो में आप 4K 60 FPS पे भी फ्रंट कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं 4K 30 FPS पे दोनों फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वीडियो सैंपल में जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का है। बहुत अच्छी डायनामिक रेंज देखने को मिल रही है मोटरोला की वीडियो में। हाईलाइट मैनेजमेंट तो ऑन पॉइंट है। वीवो में कभी कभी फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है, कभी कभी बैकग्राउंड में स्काई ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो हाईलाइट मैनेजमेंट बहुत पुअर है। द वर्स्ट पार्ट इज कि 4K 30 FPS पे वीवो में वीडियो स्टेबलाइजेशन
वर्क ही नहीं करती। वीडियो में पूरी दुनिया हिल गई है। Moto H70 Pro की वीडियो काफी स्टेबल है। अगर आपको Vivo से स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करनी है देन आपको 1080p 30 fps पे वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इसके फ्रंट कैमरा से, तभी वीडियो स्टेबलाइजेशन वर्क करेगी। अब सेल्फीज कैप्चर करने के लिए दोनों फोन्स में फ्रंट कैमरा है तो 50 मेगापिक्सल का, लेकिन Vivo ने इमेज प्रोसेसिंग पे सीरियसली ध्यान नहीं दिया है। मतलब फ्रंट कैमरा ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। Moto H70 Pro में स्किन टोन्स काफी नेचुरल साइड पे है। जब फेस पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही होती है तो ये एक्सपोजर और हाइलाइट्स को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है। इवन अगर मैं जूम करके भी दिखाऊं इमेज तो Vivo की इमेज में बहुत ज्यादा ओवर शार्पनिंग देखने को मिल रही है, जैसे कि रेयर कैमरा की इमेजेस में देखा था, वही हाल फ्रंट कैमरा का है। Moto H70 Pro की सेल्फीज में डिटेल्स भी सफिशिएंट है, ओवरऑल काफी शार्प सेल्फीज आती हैं। हाँ, पोर्ट्रेट मोड पे जब स्विच करते हैं तो एक चीज है, दोनों ही सेल्फीज में ना थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिलती हैं, बट क्लियरली Vivo का हाईलाइट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, स्किन टोन्स नेचुरल नहीं है। तो गाइस ओवरऑल फ्रंट कैमरा हो या रियर कैमरा हो, Moto H70 Pro क्लियर विनर है। स्पेशली अंडर 40,000 लो लाइट में जो इसने इमेजेस कैप्चर करी है वो बहुत अच्छी आई है। एक्सीलेंट इमेजेस देखने को मिली है लो लाइट में। मूव करें अगर दोनों ही फोन्स के डिजाइन और बिल्ड की तरफ, देन दोनों ही फोन्स काफी डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। अगर आपको थोड़े फ्लैट दिखने वाले बॉक्सी डिजाइन के फोन्स पसंद है देन Vivo V70 FE आपको पसंद आएगा। इसका साइड का फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का है जस्ट लाइक Moto H70 Pro, और बैक भी प्लास्टिक की है और बिल्कुल फ्लैट बैक है, तो जब हाथ में होल्ड करोगे तो फोन की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा फील होती है और ये उतना ज्यादा चुभता नहीं है। स्टिल ये ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर फील होता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने दोनों ही फोन्स ना ऐसे साइड बाय साइड भी होल्ड करके यूज करने की कोशिश करी, तो मैं क्लियरली नोटिस कर पा रहा था फॉर सम रीजन, एंड एक लॉजिकल रीजन भी है, Moto H70 Pro हाथ में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। देखो साइड का फ्रेम तो इसका भी प्लास्टिक का है, बट इसकी थिकनेस कम है, 6.9 mm थिकनेस है इसकी कंपेयर टू Vivo जिसकी 7.6 mm है। सेकंड रीजन, इसकी फ्रंट साइड की चलो डिस्प्ले तो क्वाड कर्व है तो चारों तरफ से हल्का हल्का सा कर्व है, लेकिन ये ना बैक साइड पे भी हल्का हल्का सा कर्व दे रखा है, जिस वजह से मैं जब भी इसको एक हाथ से भी यूज करता हूँ, कॉल्स आंसर करता हूँ या टाइपिंग करते टाइम, ये फोन हाथ में बिल्कुल भी नहीं चुभता। इसके भी कॉर्नर्स काफी राउंडेड है, लेकिन ये जो बैक साइड से कर्व करा है ना इसको हल्का सा, इसने ना इन हैंड फील बहुत इंप्रूव कर दी है फोन की। Moto H70 Pro 10 ग्राम्स ज्यादा हल्का भी है, 190 ग्राम्स इसका वेट है, और दोनों फोन्स की फिनिशिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे ये तो बिल्कुल ही प्लास्टिक जैसा फील होता है। Vivo 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, पर्पल एंड ब्लू। Moto H70 Pro 3 कलर्स में अवेलेबल है, बट इसके ना तीनों ही जो कलर्स हैं वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ फील देते हैं। बेसिकली जो मटेरियल पीछे यूज हुआ है ना उसको एक अलग लुक देने की कोशिश करी है। एक ना ब्लू डेनिम सा शेड है जिसको टाइटन कहते हैं, ये वो टेलर्ड फैब्रिक डिजाइन है। दूसरा ऑप्शन थोड़ा मार्बल फिनिश के साथ आता है, उसका नाम है लिली व्हाइट, और तीसरा मेरे पास है टी कलर। अब ये थोड़ा सा ना पैंटॉन वैलिडेटेड है सारे कलर्स वैसे तो, बट ये वाला थोड़ा ऑलिव ग्रीन का शेड है और ये काफी प्रीमियम सैटिन फिनिश के साथ आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी जो पीछे की फील है ना ये वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम फील तो होता है। ये कुछ इस तरीके का डिजाइन ना पहले यूज नहीं करा मैंने किसी और फोन में, तो अच्छा लग रहा है, कुछ थोड़ा फ्रेश सा लग रहा है जब भी मैं होल्ड कर रहा हूं, तो ये फील करके ही आपको पता चलेगा। ऑफलाइन स्टोर्स में एक बार ट्राई कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही फोन्स IP68, 69 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। Moto H70 Pro को मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है, थोड़ा ये ज्यादा ड्यूरेबल भी है। इवन इसमें Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन भी दी गई है डिस्प्ले पे। Vivo में कौन सी प्रोटेक्शन है भी नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है। अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की तो दोनों ही फोन्स में काफी अच्छी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। 10 बिट पैनल है ये। Vivo में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है, Motorola में 144 हर्ट्ज का है। वैसे Motorola में भी ऑलमोस्ट सभी एप्स में UI में 120 हर्ट्ज पे वर्क करता है। कुछ स्पेसिफिक गेम्स हैं जहां पे 144 हर्ट्ज तक ये चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही OLED डिस्प्लेस कंटेंट वॉचिंग के लिए एक्सीलेंट है, लेकिन कुछ छोटे छोटे डिफरेंस है वो जरूर मैं मेंशन करूंगा। मतलब जो HBM ब्राइटनेस है Motorola की 1800 निट्स है, Vivo की 1900 निट्स है, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है Motorola की वो काफी बेटर है, 5200 निट्स है। HDR10+ का सपोर्ट दोनों डिस्प्लेस में दिया गया है, दोनों में आप कंटेंट HDR10+ देख सकते हो, लेकिन Vivo में ना डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है। Motorola में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, इसी के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया गया है।
देखो गाइस, मैं हमेशा से एक चीज मेंशन करता हूँ, कंटेंट वॉचिंग के लिए एक अच्छी डिस्प्ले होना एक बात है। मैंने इन दोनों फोन्स में क्रिकेट मैचेस देखे, मूवीज देखी, थोड़े से ज्यादा बेटर डीप ब्लैक्स देखने को मिले मोटरोला में, बट वो डिफरेंस बहुत माइनर है। जब साइड बाय साइड कंपेयर किया तभी मैं नोटिस कर पा रहा था। बट मेरा एक्चुअल वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस एनहांस तब हुआ जब मैंने इन दोनों फोन्स के स्टीरियो स्पीकर में डिफरेंस नोटिस करा। आई मीन मोटो एज 70 प्रो के जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो अंडर 40,000 में ओपनली कह सकता हूं कि द बेस्ट है। इससे अच्छे साउंडिंग स्टीरियो स्पीकर्स मैंने किसी और फोन में सुने ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा है, मैक्सिमम वॉल्यूम पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। वीवो में है डिस्टॉर्शन मैक्स वॉल्यूम पे, और जो म्यूजिक आउटपुट है वो बहुत बैलेंस्ड है। फाइनली बात करें अगर परफॉर्मेंस की, Vivo V70 FE में जो चिपसेट मिलता है वो प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इसमें ना Dimensity 7360 टर्बो चिपसेट दिया गया है। रेफरेंस के लिए बता दूं, Antutu स्कोर अराउंड 10 लाख आते हैं। Moto H70 Pro में Dimensity 8500 एक्सट्रीम चिपसेट दिया है। इसके Antutu स्कोर 2.1 मिलियन 2.2 मिलियन तक चले जाते हैं। अब मैंने क्या एक्सपीरियंस करा अपने डे टू डे यूजेज में वो बताता हूँ, और फिर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है उस पर बाद में आऊंगा। गाइस, Vivo V70 FE के साथ एक डिसएडवांटेज ये है, यस इसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो मिलती है, बट नॉर्मली ही फोन में स्क्रॉल करते टाइम, सोशल मीडिया एप्स जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे स्क्रॉल करते टाइम मैंने थोड़े बहुत लैग नोटिस करे हैं। और बेसिक एप्स के बीच में भी जब मैं स्विच कर रहा था, या बेसिक एप्स भी जब यूज कर रहे होते हैं, तब भी हल्का फुल्का लैग Vivo V70 FE में है। इवन कई बार ना जो ऐप ओपन क्लोज करते टाइम जो एनिमेशन है वो भी उतना स्मूथ नहीं है। दोनों फोन्स में रैम भी LPDDR5X मिल जाती है, लेकिन Vivo में जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 है, मोटरोला में UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। मोटरोला में ओवरऑल फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत स्मूथ रहा। मैंने अभी तक इसमें कोई लैग नोटिस नहीं करा। इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि यस, Moto H70 Pro में जो Antutu स्कोर है वो ऑलमोस्ट डबल है। आई मीन जो प्रोसेसर है वो ना ही सिर्फ ज्यादा केपेबल है, वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसका एडवांटेज नॉर्मल यूसेज में भी मिलता है। इवन गेमिंग करने का एक्सपीरियंस भी Moto H70 Pro में मेरा काफी बेटर रहा कंपेयर टू Vivo। एक तो Vivo में सिर्फ 60 FPS तक BGMI खेल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये ना कंसिस्टेंट FPS नहीं देता, बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली फ्रेम्स ड्रॉप हो जाते हैं। जब भी ज्यादा एक्शन हो फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, और गेमिंग के लिए ये फोन मैं आपको रेकमेंड कर ही नहीं सकता। Whereas Moto H70 Pro में BGMI 120 FPS पे खेलने की सेटिंग पहले से ही अनलॉक्ड है, और काफी अच्छे स्टेबल कंसिस्टेंट FPS मिलते हैं। इवन मैंने एक घंटे के सेशन भी करके देखे, तब भी Moto H70 Pro में काफी अच्छे कंसिस्टेंट FPS मिल रहे थे। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि Moto H70 Pro में जो लिक्विड कूलिंग चेंबर है उसका साइज ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू Vivo में 4120 mm का लिक्विड कूलिंग चेंबर है, मोटरोला में 4600 mm का लिक्विड कूलिंग चेंबर है। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो Vivo को एक एडवांटेज मिलता है, इसमें 4+6 ईयर्स के OS अपडेट मिलेंगे, वेयरएस मोटरोला में 3+5 ईयर्स के OS अपडेट मिलेंगे। बट मैं आपको स्टिल यही बोलूंगा, आपको दोनों में से जिस भी फोन का यूजर इंटरफेस के साथ आप पर्सनली ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। मुझे पर्सनली स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा बढ़िया लगता है, ज्यादा क्लीन लगता है, क्योंकि इसमें ऐसा ब्लोटवेयर भी नहीं होता, और मोटरोला ने कुछ एडिशनल फीचर्स भी दिए हैं जिन पे आऊंगा मैं। Vivo में एक इनका V स्टोर है जो नोटिफिकेशंस पुश करता रहता है अननेसेसरीली। उसके अलावा थोड़ा ब्लोटवेयर भी है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत सर खपाना पड़ेगा इसके UI के साथ। बाकी मेन कंप्लेंट यही है कि यार डेली बेसिक यूजेज में ना थोड़ा लैग कर रहा है, तो क्या ही ज्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं। मोटरोला का सॉफ्टवेयर वेल ऑप्टिमाइज्ड है, और इसके अंदर ना थिंक शील्ड सिक्योरिटी भी दी गई है, तो ये भी एक एडिड एडवांटेज है। आपको सिक्योर फोल्डर, एक पर्सनलाइज्ड स्पेस मिलता है क्रिएट करने को, फैमिली स्पेस भी कह सकते हैं उसको। एप्स को भी आप लॉक कर सकते हो, खैर ऐप लॉक आप Vivo में भी कर सकते हो। रही बात AI फीचर्स की, Vivo में ना मेनली कैमरा रिलेटेड AI फीचर्स दिए गए हैं, प्रॉपर AI का इंटीग्रेशन इसके सॉफ्टवेयर में नहीं किया गया है। वेयरएस मोटरोला में मल्टी AI इंटीग्रेशन दिया गया है, इंक्लूडिंग Copilot, Perplexity, Gemini, और AI के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, लाइक नेक्स्ट मूव सजेशन, इमेज स्टूडियो, प्लेलिस्ट स्टूडियो, ये सब इसमें दिया गया है। इवन एक डेडिकेटेड AI की की भी दी गई है, सो दैट आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओ इजीली इन फीचर्स को। मैंने अभी तक इन दोनों फोन्स को जितना भी यूज करा है, मेरे को कोई 5G रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आए, कोई कॉल ड्रॉप मैंने नोटिस नहीं करा। इवन बैटरी बैकअप, दोनों फोन्स का बैटरी बैकअप बहुत कमाल का है। Vivo में 7000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है, मोटरोला में 6500 mAh की है, बट बैटरी बैकअप दोनों ही फोन्स बहुत अच्छा दे देते हैं। इनफैक्ट 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दोनों फोन्स में दिया गया है।
जस्ट कभी इमरजेंसी में 15-20 मिनट भी चार्जिंग पे लगा दोगे तो आधे दिन का बैटरी बैकअप दे देते हैं फ़ोन, तो ये एक एडवांटेज मिलती है। और 90 वॉट का वैसे फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही इंक्लूडेड है। बात करें मेरे वर्डिक्ट की, Vivo V70 FE को रेकमेंड करना इसलिए मुश्किल है, एक इसकी कैमरा क्वालिटी ने मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया, दूसरा इसमें जो चिपसेट दिया है ना वो बिल्कुल भी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा। बेसिक टास्क परफॉर्म करते टाइम भी मैंने आपको बताया फोन लैग करता है, तो ये फोन मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। इवन तो येस वीवो के कुछ अच्छे फोन्स हैं 50,000 से ऊपर की रेंज में जो मैं आपको रेकमेंड करता रहता हूँ, बट अंडर 45,000 वीवो का कोई भी अच्छा फोन ऐसा नहीं है जो मैं रेकमेंड कर सकूं। कमिंग बैक टू मोटो H70 Pro, 39,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है, 8GB रैम 256GB वेरिएंट, और अगर आपके पास स्पेसिफिक बैंक का कार्ड है 2,000 रुपीज इंस्टेंट डिस्काउंट और मिल जाएगा। 37,000 हो 39,000 हो, मैंने इस फोन को अभी तक जितना टेस्ट करा ना तो इसमें कोई परफॉर्मेंस को लेके दिक्कत लगी मुझे, कोई लैग नहीं है, एकदम बटरी स्मूथ सी परफॉर्मेंस है, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड जैसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। एंड द बेस्ट पार्ट इज मैंने अंडर 40,000 बहुत सारे फोन्स के कैमरा टेस्ट करे, बट इस फोन की इमेज क्वालिटी एक्चुअली में मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी एंड आई एम genuinely very happy। अंडर 40,000 मोटरोला ने मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर को इंक्लूड किया। होपफुली आने वाले टाइम में और भी ब्रांड्स इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। कंसिडरिंग द प्राइस ये फोन काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑलराउंडर फोन है और मैं इजीली मोटो H70 Pro आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।